हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। चलिए आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं भूगोल के प्रैक्टिस सेट की, जो कि टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। रोज़ सुबह 10 बजे होता है भूगोल का प्रैक्टिस सेट, तो आप ज़रूर विजिट करें। और यदि आपको इसकी प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप प्लेलिस्ट फॉलो करके पूरी तैयारी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। पहला क्वेश्चन है, सेंट पॉल कटक स्थित है अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में या फिर भूमध्य महासागर में? तो यह स्थित है हिंद महासागर में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन को। सेंट पॉल कटक जो है हिंद महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में स्थित जो है अन्य कुछ महत्वपूर्ण कटक हैं, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप चागोस कटक, चागोस सेंट पॉल कटक, एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक, करगुवेलेन यानी कि गासवर्ग कटक। इस तरह से कई सारे कटक हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मेंटल के ऊपरी भाग जिसके ऊपर पृथ्वी की प्रॉपर्टी प्लवन करती है को कहा जाता है गुरुमंडल यानी कि बेरिस्फीयर, मेसोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर या फिर एस्थेनोस्फीयर? तो इसको बोला जाता है एस्थेनोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कर्माडेक खाई यानी कि ट्रेंच कहाँ स्थित है? उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर में या फिर उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर में? तो यह स्थित है कर्माडेक खाई ट्रेंच स्थित है आपके दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अटलांटिक महासागर के तल से मध्य अटलांटिक कटक की ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करीब 3 किलोमीटर ऊपर, करीब 4 किमी ऊपर, करीब 5 किमी ऊपर या फिर करीब 6 किमी ऊपर? तो यह स्थित है करीब करीब 4 किलोमीटर ऊपर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से सौर परिवार के पिंडों के बढ़ते घनत्व के अनुसार कौन सा सही क्रम में है? बृहस्पति, बुध, पृथ्वी और मंगल, बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी या फिर मंगल, बुध, बृहस्पति और पृथ्वी? डी है मंगल, बुध, पृथ्वी और बृहस्पति। तो इसका जो सही क्रम है वो हो जाएगा बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी, यानी कि बृहस्पति, मंगल, बुध और पृथ्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा बाह्य ग्रह है? शुक्र, मंगल, यूरेनस या फिर पृथ्वी? तो दो तरह ग्रह हैं, एक है आंतरिक ग्रह, एक है बाह्य ग्रह। इसमें पूछा गया बाह्य ग्रह कौन सा नहीं है, सॉरी बाह्य ग्रह कौन सा है पूछा है ये। तो 4 ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल को आंतरिक ग्रह कहते हैं, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। यदि हम जोड़ लें इसमें से, बुध हो गया, इधर हमारा शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये कौन से ग्रह हैं? ये जो हैं ये जो हैं आंतरिक ग्रह हैं, ठीक है। लेकिन जो यूरेनस है ये आंतरिक ग्रह नहीं है, ये कौन सा है? ये बाह्य ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, और बाह्य ग्रह ही पूछा गया है। और बाह्य ग्रह कौन कौन से हैं? तो इसमें से शुक्र हो जाएगा, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है, ये सब क्या है? बाह्य ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अवसादी चट्टानें अंततः प्राप्त की जाती हैं कहाँ से? पृथ्वी की गतिविधियों से, समुद्री निक्षेप से, रूपांतरित चट्टानों के अपक्षय से या फिर आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से? तो ये जो अवसादी चट्टानें हैं प्राप्त की जाती हैं आग्नेय चट्टानों के अपक्षय से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एस्टेरॉयड बेल्ट निम्न में से किस ग्रहों के बीच स्थित है? बृहस्पति और शुक्र के बीच, बृहस्पति और अरुण के बीच या फिर बृहस्पति और शनि के बीच या फिर चौथा है बृहस्पति और मंगल के बीच? तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट है यानी कि क्षुद्र ग्रहों का जो समूह है वो स्थित है बृहस्पति और मंगल के बीच। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वान एलन विकिरण मेखला बहिर्मंडल में है, एप्लेटन परत एफ यह जो है आयनमंडल में है, कैनली हैबिसाइड डी परत आयनमंडल में है या फिर डी मौसमी घटनाओं का छत यानी कि ट्रोपोपाज में है? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सही नहीं बताना है। तो जो कैनली हैबिसाइड डी है यह आयनमंडल में नहीं बल्कि कहाँ पर स्थित है? यह आप यदि जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है।
भूप्रपटी के निर्माण में सिलिकॉन की मात्रा निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा है? 22.72, 27.72, 25.72 या फिर 30.72? तो कौन सा है? यह है आपका 27.72, 27.72%। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एल्बिडो कुल विकिरण का पृथ्वी के धरातल द्वारा परावर्तित औसत प्रतितांश है 35%, 40%, 50% या फिर 25%। कितना है? यह है आपका एल्बिडो कुल सौर विकिरण का पृथ्वी के धरातल द्वारा परावर्तित औसत प्रतितांश है। कौन सा है? ये हो जाएगा आपका इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 35%। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और बताना है कौन सा चक्रवात कहाँ पे आता है। चक्रवात, तो चक्रवात बोलते हैं भारत में। हरिकेन, हरिकेन बोलते हैं आपका यूएसए में। टाइफून पूर्वी एशिया, टाइफून कहाँ पे आता है? ये पूर्वी एशिया में। और विली ऑस्ट्रेलिया में। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 10 डिग्री की सेल्सियस की कमी होती हेतु निम्नलिखित में से शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अभिवहनी रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, आर्द्र रुद्धोष्म ताप ह्रास दर या फिर सामान्य ताप ह्रास दर। तो जो शब्दावली प्रयोग की जाती है वह है शुष्क रुद्धोष्म ताप ह्रास दर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता एनपीपी सबसे अधिक होता है? मरुस्थलों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, महासागरों में, घास स्थलों में। तो किसमें होता है? ये होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी एकल जाति स्पीशीज व उसके आवास के पर्यावरणीय घटकों का अध्ययन क्या कहलाता है? समपारिस्थितिकी, स्वपारिस्थितिकी, जीव पारिस्थितिकी या फिर आवासानुवंशिकी। तो यह कहलाता है स्वपारिस्थितिकी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है? ये आपको बताना है। भिन्न भिन्न चक्र जिनमें रासायनिक तत्व अथवा पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों के माध्यम से गतिशील होते हैं। कार्बनिक पदार्थ के साथ साथ भूगर्भिक संरचनाओं से उत्पन्न प्रदूषक चक्र, भूमिगत जैव पदार्थों से उत्पन्न प्रदूषण चक्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या है ये? भिन्न भिन्न चक्र जिनमें रासायनिक तत्व अथवा पृथ्वी के जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों के माध्यम से गतिशील होते हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भूगोल मानव पारिस्थितिकी के रूप में की संकल्पना का प्रतिपादन किया था डी हिटलेसी ने, आई ई डिकिंसन ने, जे योनेकुरा ने या फिर एच एच बैरोज ने। यह किसकी संकल्पना है? यह है एच एच बैरोज की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्प्रिंग इक्विनॉक्स निम्नलिखित में से कब होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 21 मार्च को। तो बसंत विषु इसको बोलते हैं, वसंत विषु यानी कि स्प्रिंग इक्विनॉक्स इसको बोलते हैं बसंत विषु। यह होता है हर वर्ष 21 मार्च को। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 मार्च। और निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है? कागज उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का निर्माण, सीमेंट उद्योग या फिर एल्यूमिनियम उद्योग। तो जो स्वच्छंद उद्योग का उदाहरण है वह है बी इलेक्ट्रॉनिक अवयवों का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। द्वितीयक क्रियाओं में लगे श्रमिकों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? नीले कॉलर, लाल कॉलर, श्वेत कॉलर या फिर सुनहरा कॉलर। इसको बोला जाता है नीला कॉलर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्य क्रियाओं में संलग्न जो श्रमिकों के नाम है वो जान लीजिए। प्राथमिक क्रियाएं रेड कॉलर श्रमिक बोलते हैं, यानी कि जो प्राथमिक क्रियाओं में लगे रहते हैं उनको बोलते हैं रेड कॉलर। तृतीय क्रिया में पिंक कलर और चतुर्थ क्रिया में व्हाइट कलर श्रम शक्ति लगे रहते हैं। पंचम में है पंचम व्यवसाय या फिर क्रिया में स्वर्ण कॉलर श्रमिक लगे होते हैं। ये आपको नोट कर लेना, याद कर लेना है।
निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? कृषि, खनन, मत्स्यन या फिर परिवहन। तो कौन सा नहीं है? परिवहन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य है। चितमिन क्या है? जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि, चिली में खोजा गया एक नया खनिज, न्यूजीलैंड में एक बंदरगाह या फिर एक प्रकार का हारपुल। तो क्या है? चिरमिन क्या है? चितमिन क्या है? यह है जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि को चितमिन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और मिल्पा जो होता है ये मैक्सिको और मध्य अमेरिका में पाया जाता है इस नाम से खेती। जैसे जाम्बिया में स्थानांतरणशील कृषि को चितमिन के नाम से जाना जाता है। स्थानांतरणशील जो कृषि है अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो जाना जाता है मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका में, कोनोको वेनेजुएला में, रोका ब्राज़ील में, लदांग इंडोनेशिया एवं मलेशिया में, रे वियतनाम में, तुंगिया म्यांमार में बोलते हैं, चेना बोलते हैं श्रीलंका में, कैंगेन फिलीपींस में, झूम उत्तर पूर्वी भारत में। तो झूम आपको ध्यान रखना है, झूम खेती या फिर झूम कृषि, यहाँ इसको बोलते हैं उत्तर भारत में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेलीग्राफ पठार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में। तो जो टेलीग्राफ पठार है वह स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। लगभग 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास मध्य अटलांटिक कटक सर्वाधिक चौड़ा है, यहाँ इसे टेलीग्राफिक पठार का नाम दिया गया है। मध्य अटलांटिक कटक को भूमध्य रेखा के उत्तर में डॉल्फिन उभार तथा दक्षिण में चैलेंजर उभार कहते हैं। स्कॉटलैंड तथा आइसलैंड के मध्य इसे लिटिल टाइमसन कटक कहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। सागरी जल में लवणों का सही घटता हुआ क्रम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट। इसका जो सही जो घटता हुआ क्रम है वो है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम कैल्शियम सल्फेट। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, बताना है कौन किससे संबंधित है। संभववाद किसका है? तो संभववाद जो है ब्लास का है, संभववाद ब्लास। निश्चयवाद जो है रेडजेल का है, निश्चयवाद रेडजेल। वैज्ञानिक निश्चयवाद यह है ग्रिफिथ टेलर का। और क्रियात्मक संभववाद जी टैथम का है। तो ए का 3, बी का 4। ऑप्शन नंबर सी सत्य है, करेक्ट हो जाएगा। जॉन स्टेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? हर्बर्टसन, हार्टसोन, टेलर या फिर ब्लेचर्ड। यह किया गया है टेलर द्वारा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट, जननांगी संक्रमण, जननांगी गत्यात्मकता या फिर जननांगी उत्तरातरण। ये बोला जाता है जननांगी संक्रमण को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तकनीकी शब्द जनसंख्या के आकार एवं कृषित भूमि के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होगा? तुलनात्मक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व या फिर आर्थिक घनत्व। तो होता है कायिक घनत्व। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम क्या है? माल्थस, मार्क्स, एकरमैन या फिर जिम्नरमैन। तो यह है एकरमैन। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने जननांगी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? F.W. नोटेस्टीन, W.S. थॉमसन, कार्ल मार्क्स या फिर P.R. कॉक्स ने। यह किया है W.S. थॉमसन ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ष के कौन से विशिष्ट समय में अधिकतम उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? 5 जून से 25 नवंबर, 1 जुलाई से 30 नवंबर, 29 जून से 5 दिसंबर या फिर 1 जून से 30 नवंबर। तो यह जब सबसे ज़्यादा आते हैं 1 जून से 30 नवंबर के बीच में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्षोभमंडल में तापमान का सामान्य ह्रास दर निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर, 5.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या फिर 6 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर या फिर 5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। तो यह जो है डिनोट करता है 6.5 डिग्री सेल्सियस, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये रहे आज के प्रैक्टिस सेट। आई होप आप इसको समझ पाएंगे।
वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन था? ख्वाजा बदरुद्दीन, ख्वाजा बहाउद्दीन, ख्वाजा मुइनुद्दीन या फिर ख्वाजा अबू अब्दाल। तो सूफीवाद जो है कि चिश्तिया शाखा की स्थापना अबू इम्हाक सामी तथा उनके शिष्य अबू अब्दाल चिश्ती ने अफ़गानिस्तान के चिश्त में की थी, जबकि भारत में इसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने लोकप्रिय बनाया था। तो इसमें पूछा संस्थापक कौन था, तो जो संस्थापक थे उसमें ये थे ख्वाजा अबू अब्दाल। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। अकबर की इच्छा के अनुसार लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? उतबी, अबुल फजल, फैज़ी या फिर नाजरी ने। तो अकबर की इच्छा के अनुसार जो लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था वह किया था ऑप्शन नंबर सी फैज़ी ने। और फैज़ी कौन थे? फैज़ी जो है अकबर के राजकवि थे और फैज़ी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। ये अकबर के राजकवि थे और इन्हीं के अध्यक्षता में एक जो है अनुवाद विभाग की स्थापना की गई थी। इस तरह से इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। शाहजहाँ का राजकवि कौन था? काशी, मुनीर, कलीम या फिर कुदसी। तो शाहजहाँ का जो राजकवि था वो था कलीम। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जहाँ क्वेश्चन की आवश्यकता होगी व्याख्या की वहाँ व्याख्या की जाएगी, इसलिए आप पेन और पेपर जरूर लेके बैठें। मुगल काल में माल शब्द से आशय क्या था? भत्तों का, वेतन का, भू राजस्व का या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुगल काल में जो माल शब्द का आशय था वो था भत्ता से, यानी भू राजस्व का, यानी कि भू राजस्व से मतलब था वहाँ पे माल का। अता अली खां किसका नाम था? फैज़ी, टोडरमल, तानसेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अता अली खां जो नाम था वो तानसेन का नाम था और तानसेन का इस्लाम में जो धर्मांतरण, यानी कि तानसेन का जब इस्लाम में धर्मांतरण हो गया उसके पश्चात उनका नाम अता अली खां हो गया, जबकि इनका प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था। यानी कि तानसेन का प्रारंभिक नाम रामतनु पांडे था और जब इस्लाम में इनका जब परिवर्तन हो गया उसके बाद इनका नाम अता अली खां पड़ा। अमृतसर नगर को किसने बसाया था? गुरु हर राय, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु तेग बहादुर ने। तो अमृतसर नगर को जो बसाया था वो बसाया था गुरु रामदास ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और सिख संप्रदाय के ये चौथे गुरु थे। कौन से थे ये? फोर्थ गुरु थे, गुरु रामदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले संयुक्त पूंजी कंपनी किनके द्वारा आरंभ की गई? फ्रेंच, डच, डेनिश या फिर पुर्तगाली। तो भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले जो संयुक्त पूंजी आरंभ की गई थी वह की गई थी डचों द्वारा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। और भारत के साथ व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी की अवधारणा डचों द्वारा की गई थी। प्रारंभ में डच कंपनी की स्थापना कई छोटी छोटी कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन पी करेक्ट है। किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा जाता है? आपको पता होगा, बेंटिंग, क्लाइव, कॉर्नवालिस या फिर वेलेजली। तो ये कहा जाता है क्लाइव को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब किसके बाद कहा गया ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ब्रिटिश सेना को टीपू सुल्तान ने किस स्थान पर हराया था? हैदराबाद, निजामाबाद, श्रीरंगपट्टनम या फिर पोलीपुर में। तो ब्रिटिश सेना को टीपू सुल्तान ने हराया था पोलीपुर में। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को बंद कर दिया गया था? 1789, 1764, 1843 या फिर 1829। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1789 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और 1889 के बाद जो है 1889 के एक घोषणा पत्र के अनुसार बंगाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। एलन बरो ने 1843 ईस्वी की एक्ट 5 द्वारा दास प्रथा का अंत किया था। ये भी आपको याद रखना है कि किसने अंत किया था दास प्रथा के तहत? एलन बरो ने एक्ट 5 के तहत और 1843 में। पेशवाई को कब समाप्त किया गया? 1802, 1818, 1858 या फिर 1861। तो पेशवाई को समाप्त किया गया था 1818 में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रीडिंग या फिर लॉर्ड रिपन। तो 47 का हो जाएगा सी, लॉर्ड रीडिंग जो था, लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर सी
भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। सी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस भारतीय राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के सिंधिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सबसे ज़्यादा सहायता की थी। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ठक्कर बापा, जोड़ा नांग, रानी गैडिलियो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोड़ा नांग। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गांधी जी के विचारों से प्रभावित जो होने वाले थे पहले ये नेता थे जोड़ा नांग, जो कि कहाँ के थे? मणिपुर के। ये नागा जनजाति से संबंधित थे। कहाँ से थे? मणिपुर के, यानी कि मणिपुर के ये क्या थे? नागा जनजाति से संबंधित थे। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? 1813 के चार्टर एक्ट से, 1882 का हंटर आयोग, 1835 के मैकाले का स्मरण पत्र या फिर 1854 का वुड डिस्पैच। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कब पड़ी थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता कौन थे? गांधी, तिलक, गोखले या फिर नौरोजी। तो यह क्वेश्चन कई बार लोगों को कन्फ्यूज़ करता है। यदि यहीं पे दे दिया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो आप धड़ से लगाएंगे आंसर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि गलत है। जो हरिजन पत्रिका के प्रारंभकर्ता थे वो थे गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सत्य है। राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ब्रह्म सभा, ब्रह्म समाज, आत्मी सभा या फिर तत्व बोधिनी सभा। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो स्थापित प्रथम संस्था थी वह थी आत्मी सभा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1815 में। बहुत से लोग लगाएंगे ब्रह्म समाज, लेकिन ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें नहीं मानूंगा? अंबेडकर, गांधी, तिलक या फिर रनाडे। तो ये कौन है? ये हैं ऑप्शन नंबर सी, तिलक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको अंबेडकर और तिलक के बीच में, अंबेडकर और गांधी के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है, तिलक जी हैं इसके। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अबुल कलाम आज़ाद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जेपी कृपलानी या फिर सरदार पटेल। तो भारत की स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे जेपी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। और ये कब की बात है? इन्हें जो है जेपी कृपलानी थे, इन्हें वर्ष 1946 के मेरठ अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यानी कि इनको 1946 में मेरठ जो है मेरठ के अधिवेशन में इनको चुना गया था। तो इस तरह से ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। तिलक को लेकर किसने कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। विलियम जोन्स, मैक्स मुलर, आइंस्टीन या फिर एओ ह्यूम ने। तो यह कहा था मैक्स मुलर ने। बी ऑप्शन बिल्कुल सत्य है, सही है। और ये मैक्स मुलर का एक कथन है। अगला प्रश्न, काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था कृष्ण बहादुर, मोहनलाल सक्सेना, प्रभात चंद या फिर जगत नारायण मुल्ला। तो कौन थे? जगत नारायण मुल्ला थे काकोरी कांड में सरकारी वकील। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी दी गई थी? कानपुर षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, काकोरी केस या फिर अलीपुर षड्यंत्र केस में। तो यह किस में दी गई थी? ये दी थी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। 23 मार्च 1931 को हमारे इन बिन सपूतों को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1918 से 1926, 1926 से 1939, 1939 से 1945 या फिर 1914 से 1918। तो ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी का जो चरण था वह था 1926 से 1939। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो किसने बनाया था? यह बनाया था महात्मा गांधी ने। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1942 में। ये भी आपको ध्यान रखना है।
पूछ सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार बताना है कि कौन सी घटना कब हुई थी, ये बताना। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940। ये हुआ था 8 अगस्त 1940। अगला है आईएनए का मुकदमा। तो आईएनए का मुकदमा जो हुआ था 1945। भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1946 में। तो अब आपको लगा लेना है 1940, 45, 42 और 46। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा 1940 ए, फिर 1942 1 3, फिर 1945 2, फिर 1 3 2 4। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार देखिए, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940, आईएनए का मुकदमा 1945, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह 1946। अगला प्रश्न, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए बांझ और वेश्या जैसे शब्दों का प्रयोग महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। और ये भी ध्यान रखना किसके लिए? ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। द स्टोरी ऑफ ए सत्याग्रही, सर्वोदय द यूनिवर्सल डॉन, एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। चौथा है हिंद स्वराज। तो किसमें कहा था? इसी कहा था हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या का शब्दों का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ जाना जाता है सिस्टर्स ऑफ चैरिटी, मिशनरीज ऑफ चैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लव, चैरिटी फॉर ऑल। तो कौन सा है? यह है मिशनरी ऑफ चैरिटी। तो ये रहे लगभग 27 क्वेश्चन